आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के भूगोल के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कृषि। और यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अगर आप एक बार हमारे इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। और हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। यानी हमें चावल की खेती करना है, इसके लिए क्या भौगोलिक परिस्थिति होगा इसके बारे में हमें बताना है। यानी कितना तापमान होना चाहिए, कितना वर्षा होना चाहिए, जमीन किस प्रकार से होना चाहिए, यानी सब कुछ देखेंगे अभी हम लोग। ये क्वेश्चन अथवा देके कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है कि भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। बात समझ में आया? अब कोई भी खाद्य फसल आपको कोई भी खाद्य फसल के बारे में लिखना है और ये कहाँ कहाँ पैदा होता है उन क्षेत्रों के बारे में भी आपको बताना है। तो खाद्य फसल यानी कि खाने का फसल, तो आप यहाँ पर कुछ भी बोल सकते हैं, चावल गेहूं कुछ भी बोल सकते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर चावल पढ़ ही रहे हैं तो एक ही में हम लोग सारा काम कर लेते हैं। तो चावल को ही हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं चावल के बारे में फुल कंसेप्ट की क्या होना चाहिए क्या नहीं, यानी हर एक चीज़ को अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि चावल खाद्य फसल है, यानी चावल क्या है, खाने का फसल है। ठीक है, चावल की खेती वर्षा ऋतु में होती है। और ये जो चावल है तो चावल की खेती कब होती है, तो वर्षा ऋतु में होती है, क्योंकि चावल की खेती के लिए हमें बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। देखिए चावल की जो खेती है ना, यह वर्षा ऋतु में होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि चावल की अगर हमें खेती करना है तो इसके लिए हमें बहुत ही अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चावल की खेती वर्षा ऋतु में करते हैं। चावल की खेती के लिए अधिकतम वर्षा 100 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बात समझ में आया? जो मैक्सिमम वर्षा है यानी कि अधिकतम वर्षा जो है यह 100 सेमी होना चाहिए, यानी कि 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। और तापमान टेम्परेचर का अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कि जो अधिकतम तापमान होगा कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और 100 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। इस बात को आप याद रखिएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? यानी हर एक आंसर को मैं यहाँ पर मैं आपको एकदम टू द पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपका याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आइए, चावल क्या है, तो चावल एक खरीफ फसल है और चावल की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है तथा खेत समतल होना चाहिए। देखिए चावल की खेती, देखिए चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी क्या है, तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी है। ठीक है, और जो खेत होगा ना, खेत हमारा कैसा होना चाहिए, समतल। खेत हमारा कैसा होना चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए, यानी कि समतल होना चाहिए। क्लियर है बात? तो ये था, ये सब आप एकदम एक एक करके हर एक पॉइंट को लिखिए। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए कि भारत में अधिकतर लोग चावल ही खाते हैं। विश्व का चावल उत्पादक पहला देश चीन है तथा दूसरे नंबर पर हमारा भारत है। ठीक है, भारत के अधिकांश लोग यानी भारत के जो मैक्सिमम लोग हैं ना, चावल ही खाते हैं, यानी कि भात ही अधिकतर खाते हैं। ठीक है, और विश्व में सबसे अधिक चावल कौन देश में होता है, तो चीन में, और दूसरे नंबर पर हमारे देश भारत का नाम आता है। और हमारे देश में चावल की खेती पश्चिम बंगाल, यूपी, उड़ीसा, बिहार इत्यादि में अधिक मात्रा में होता है। और हमारे देश में इन सभी जगहों पर यानी कि पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, बिहार में, इन सभी जगहों पर क्या होता है, चावल सबसे अधिक यहाँ पर उपजाया जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर हम लोग जैसे अभी जो पिछला क्वेश्चन था वो हमारा खाद्य फसल के ऊपर था और ये जो है ये हमारा क्या है, पेय फसल के ऊपर है, यानी कि पीने वाला फसल। तो देखिए पीने वाला फसल यानी चाय को हम लोग पीने के रूप में यूज करते हैं। तो चाय कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें एवं इसके 4 प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखें। समझ में आया? मतलब जैसे अभी हम लोगों ने चावल के बारे में जिस प्रकार से डिस्कशन किया है उसी प्रकार से अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे चाय के बारे में, कि चाय के बारे में कितना वर्षा होना चाहिए, मतलब जमीन किस प्रकार से होना चाहिए, कौन से मिट्टी में अधिक होगा, तापमान कैसा होना चाहिए, यानी हर एक चीज को देखेंगे। अथवा देखिए जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। ठीक है, अब जब पेय फसल बोला है तो आप चाहे तो चाय भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ
पर कॉफ़ी के बारे में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप नए सिलेबस को देखेंगे तो कॉफ़ी को सिलेबस से हटा दिया गया है, यानी कॉफ़ी आपको नहीं पढ़ना है, केवल पढ़ना है चाय। तो चलिए चाय के भौगोलिक परिस्थितियों को हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है बात? तो देखिए यहाँ पर चाय के भौगोलिक परिस्थितियों को सबसे पहला क्या है कि चाय कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है। किस प्रकार से है? तो देखिए चाय क्या है? एक नगदी फसल है। चाय क्या है? एक नगदी फसल है। यहाँ पर आप गौ लिखिएगा, ठीक है? यहाँ पर क्या लिखिएगा? आप गौ, यानी नगदी, ठीक है? चाय क्या है? एक नगदी फसल। ये कौ नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको क्या लिख देना है? गौ लिख देना है, ठीक है? चाय एक नगदी फसल है। चाय की कृषि रोपण कृषि का एक उदाहरण है। आजकल भारत के लोग चाय के दीवाने हो चुके हैं। आजकल भारत के लोग सुबह शाम चाय पीते हैं। देखिए पहले भारत में चाय नहीं था, ठीक है? इस चाय को अंग्रेज लेकर आए थे, और पहले तो भारत के लोग चाय नहीं पीते थे, लेकिन आजकल भारत के लोग चाय के दीवाने हो चुके हैं। आजकल भारत के लोगों को सुबह भी चाय चाहिए, शाम भी चाय चाहिए। और चाय क्या है? एक नगदी फसल है। और चाय की कृषि कैसी है? तो रोपण कृषि का एक उदाहरण है। आगे देखिए, भारत के लोग पहले चाय नहीं पीते थे, हमारे देश में चाय अंग्रेज लेकर आए थे। चाय की खेती लेटराइट मिट्टी में अच्छी होती है। देखिए जैसे अभी हमने पढ़ा चावल की खेती, तो चावल की खेती कहाँ पे अच्छा होते हैं? जलोढ़ मृदा में, यानी जलोढ़ मिट्टी में सबसे अच्छी होती है। और चाय की खेती किस में सबसे अच्छी होती है? तो लेटराइट मिट्टी में, ठीक है? और चाय की खेती के लिए तापमान कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। देखिए तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कितना होना चाहिए? 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इस बात को आपको याद रखना है। तापमान कितना होना चाहिए? टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, वर्षा का अगर बात किया जाए तो चाय की खेती के लिए वार्षिक वर्षा, ठीक है, कितना होना चाहिए? 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। यह है चाय के लिए वर्षा, ठीक है? मतलब वर्षा इस प्रकार से होना चाहिए। चाय की खेती के लिए सस्ते में अच्छे लेबर की आवश्यकता होती है। मतलब देखिए कम दाम में क्या होता है कि अच्छा लेबर हमें चाहिए। मतलब चाय की खेती जब अगर हमें करना है तो इसमें क्या होगा कि सस्ते दाम पर, यानी कम दाम पर अच्छे लेबर हमें चाहिए। और चाय के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य, देखिए चाय कहाँ कहाँ उपजाया जाता है, कहाँ कहाँ इसका उत्पादन है? तो असम में है, पश्चिम बंगाल में है, तमिलनाडु में है और केरल में है। तो ये सब क्या है? चाय के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य है। क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? देखिए दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि कृषि के अंतर्गत जो भी भूमि है ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो इसके बारे में मतलब आप क्या बता सकते हैं कि इसके क्या परिणाम हो रहे हैं, इसके क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है, यानी इस चीज को आपको बताना है। तो देखिए क्या है कि उत्तर, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है। इसके निम्नलिखित कारण है। इसके क्या क्या कारण है इस चीज को देखिए कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है, जिसको रहने के लिए घर की आवश्यकता होगी, और यह घर जमीन पर बनाई जाएगी, जिससे कृषि करने के लिए भूमि की कमी हो रही है। बात समझ में आया? दिन प्रतिदिन जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। अब देखिए जनसंख्या बढ़ेगा तो उन्हें रहने के लिए घर की आवश्यकता होगी, और वह घर कहाँ बनेगा? तो जमीन में बनेगा। और जैसे हम लोग जमीन पर घर बनाते हैं तो वो जो अच्छा खासा जमीन हमारा कृषि योग्य था वह बेकार हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर तो घर बन जाता है, अब वो कृषि योग्य नहीं है। तो बस इसी कारण, ये पहला कारण है। आजकल लोग पैसा कमाने के चलते रोज नई नई फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कृषि करने के लिए भूमि कम पड़ रहे हैं। आजकल के लोग क्या कर रहे हैं कि पैसा कमाने के चलते रोज नए नए फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं। इससे भी क्या हो रहा है कि कृषि करने योग्य जो भी भूमि है यह कम पड़ रहे हैं। देश को विकास करने के लिए आजकल सरकार सड़कें एवं रेल लाइन बनवा रही है, जिससे कृषि करने के लिए भूमि कम पड़ रही है। अब देखिए देश का विकास तो होना एकदम निश्चित है, देश का विकास भी होना चाहिए, तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है? सड़कें और रेल लाइन बनवा रही है, जिससे क्या हो रहा है कि कृषि करने के लिए जो भी भूमि है यह कम होते जा रही है। ठीक है, अब देखिए इसका परिणाम क्या है, यानी इसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, इसका रिजल्ट देखते हैं कि जैसे हम लोग मतलब जो हमारा क्या हो रहा है, कृषि करने का जो भूमि है यह धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका क्या रिजल्ट है, इसमें क्या परिणाम हो रहा है। तो कृषि करने के लिए भूमि कम होने के परिणाम निम्नलिखित है। क्या क्या परिणाम है? तो देखिए भूमि कम होने से अनाज भी कम होगा, जिससे बहुत समस्याएं होगी। देखिए
अगर भूमि कम होगी तो क्या होगी, कृषि नहीं होगी, और अगर कृषि नहीं होगी तो वहाँ पे कोई फसल नहीं होगा, अगर कोई फसल नहीं होगा तो क्या होगा, कोई अनाज नहीं होगा। इससे क्या होगा कि अनाज में कमी आएगी, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। अगर कृषि नहीं होगा तो पशुओं के लिए चारा, बिचाली, घास इत्यादि नहीं मिलेगा। देखिए कृषि अगर नहीं होगा ना तो पशुओं के लिए हमें चारा नहीं मिलेगा, बिचाली जिसको हम लोग पुआल भी कहते हैं, पुआल बोलते हैं, हिंदी से बिचाली कहते हैं, बहुत सारे बच्चे पुआल भी बोलते हैं, जानते होंगे, और या फिर घास, ये सब हमें नहीं मिलेगा पशुओं के लिए। आगे देखिए, गांव के अधिकतर लोग कृषि करते हैं। यदि कृषि करने के लिए भूमि कम पड़ जाएगी तो किसान को अपना गाँव घर छोड़कर जाना पड़ेगा। बात समझ में आया कि देखिए गांव के जो अधिकतर लोग होते हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। यदि कृषि करने के लिए अगर भूमि कम पड़ जाए तो किसान को क्या करना होगा, अपना जो भी गांव है, घर है, इसे छोड़कर उन्हें शहर की ओर जाना पड़ेगा। बहुत सारे कारखाना कृषि पर निर्भर रहते हैं। यदि कृषि नहीं होगा तो ये कारखाने भी बंद हो जाएंगे। देखिए बहुत सारे कारखाने भी ऐसे हैं। पहला तो कारखाना तो एक कारण है कि इसी के चलते मतलब कृषि करने का योग्य जो भी भूमि है धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन ऐसा भी बात है कि अगर कृषि नहीं होगा ना तो बहुत सारे ऐसे कारखाना जो कृषि पर डिपेंड है, तो अगर कृषि नहीं होगा तो ये कारखाने भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। कृषि कम होने से बहुत सारे आदमी का व्यापार भी ठप हो जाएगा। अगर कृषि कम होगा ना तो बहुत सारे आदमी का जो व्यापार है, जो बिजनेस है, ये भी ठप हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें। ये क्वेश्चन सिलेबस से हटा दिया गया है। ये क्वेश्चन को सिलेबस से हटा दिया गया है, यानी 2021 का जो नया सिलेबस आया है, यह सिलेबस में यह क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो झारखंड बोर्ड से नहीं है, दूसरे बोर्ड से हैं, तो अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो आप मतलब अगर पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। एक ये रहा हमारा, एक ये रहा, आप इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लें। अगर इस क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो जैक बोर्ड का सिलेबस है वहां से इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी सिलेबस से हटा दिया गया है। ये क्वेश्चन भी आपको नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन क्या था कि सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाइए। मतलब जो सरकार है ये किसानों के हित में, मतलब किसानों के कल्याण के लिए कौन कौन से मतलब काम कर रहे हैं, उसका आपको एक लिस्ट बनाना है। या फिर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो ये भी सिलेबस से हटा दिया गया है। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर देखिए कुछ इस प्रकार से है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आंसर को लिखा है, अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, कोई ऐसा बात नहीं कि जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या था, फसल का ट्रिक था। फसल का ट्रिक का भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, जहां पर मैंने आपको रबी फसल, खरीफ फसल और नकदी फसल का ट्रिक की कंसेप्ट बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, मैं इसका लिंक, ये जो आप आई बटन देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर आपको एक आई बटन देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, वीडियो जहां पर चल रहा है यहाँ पर एक आई बटन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप इस लिंक पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल के आइकन को प्रेस कर दें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।